नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक, और जिसका नाम है शिशु का वयस्क में परिवर्तन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यंग वंस टू अडल्ट। तो आप सब रेडी हैं कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा बन जाता है एक बड़ा बच्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये है आपका कायंत्रण। कायंत्रण की जो प्रोसेस है आपका मेटामॉर्फोसिस, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये आप वर्ड जो यूज करते हैं ये जनरली आप मेंढक, आप यहाँ पर तितली, इन सबके प्रोसेस में देखते हैं कि किस तरीके से टेडपोल से एक कायंत्रण। आपने वर्ड देखा था ना जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टेडपोल से कहाँ पर कन्वर्ट हो रहे, कायंत्रण में कन्वर्ट हो रहे। तो ये प्रोसेस हम देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रहा है। रेशम के कीड़े, तितली, मच्छर व मेंढक के जीवन चक्र से हमने सीखा कि युगमनज से नवजात शिशु निकलता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि टेटपुल कितने दिन में मेंढक बन जाएगा। सोच के देखिए कि कितने दिन लगते होंगे। आप सोचिए और फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी प्रकार रेशम के कीड़े के प्यूपा या इल्ली वयस्क होने के बाद अलग क्यों दिखाई देते हैं। वयस्क में उपस्थित लक्षण शिशु अवस्था में नहीं पाए जाते, तब टेटपोल या इल्ली में इसके बाद क्या होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन है कि किस तरीके से क्या क्या देखने को मिलेगा, अलग क्यों होते हैं और कैसे बड़े होंगे। तो चलिए समझते हैं। आपको कुकुन से खूबसूरत मोत को बाहर आते हुए जरूर देखना चाहिए। टेडपोल के मामले में ये वयस्क में बदलते हैं जो कूदने व तैरने में सक्षम होते हैं। इस बड़े परिवर्तन को कायंत्रण कहते हैं। यानी कि आप देखिए कि एक चीज ऐसी है जो पूरी की पूरी लिपटी हुई है। कुकुन जो होता है आपका, यानी कि आप जनरली ये देखेंगे तितली में, रेशम के कीड़ों में, तो पूरा एक चीज है जो पूरी कवर है, और धीरे धीरे वो कुकुन टूटता है और उसके बाद क्या हो रहा है कि एक उसके अंदर से ऐसी चीज निकल रही है, एक ऐसा जीव निकल रहा है जो कूदने में सक्षम है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन आई एम सेइंग, और डोरेमोन का कॉन्सेप्ट जो एपिसोड है वो जरूर देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाएगा। फिर आता है पक्षियों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स। पक्षी अंडे देकर प्रजनन करते हैं, वे घोंसले में अंडे देते हैं और अंडों को सने सेन, यानी कि सेन मीन्स उष्मा देना, गर्माहट देना, क्योंकि गर्माहट की हेल्प से ही प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो पाती है, के लिए उन पर बैठ जाते हैं, जिससे अंडों के अंदर नवजात पक्षी विकसित होकर वृद्धि करता है। कुछ दिनों बाद अंडे फूट जाते हैं और नन्हे पक्षी बाहर आ जाते हैं। तो हमने कीड़े मकोड़ों यानी कि जो हमारे कीट थे उनका समझ लिया कि वो कुकून से बाहर आ रहे हैं। फिर हमने अपने अंडे देने वाले जीव के बारे में समझ लिया कि वो किस तरीके से कि अंडे से बाहर शिशु आ रहे हैं, तो इस तरीके से उनकी ग्रोथ चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं मुर्गी में निषेचित अंडों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स इन हेन के कैसे होता है। मुर्गी अंडे देने वाला जंतु है। अंडे बाहर निकलने से पहले अंदर ही निषेचित होते हैं, यानी कि इंटरनल बॉडी में ही हो रहा है। एक मुर्गे द्वारा दिए गए अंडे जब तक निषेचित नहीं होते, मुर्गा उनके समीप नहीं जाता। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब तक एक मुर्गी द्वारा जो अंडे हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, मुर्गा उनके पास नहीं जाएगा। उसके बाद पक्षियों में विकास की सभी अवस्थाएं अंडे के साथ ही पूरी हो जाती हैं और नवजात सभी अंगों के साथ आप परिपक्व अवस्था में अंडे से बाहर निकलता है, यानी कि एंड प्रोसेस। एक बार अंडा बाहर निकल गया, फिर उससे बस वो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और उसके बाद ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि जो आपके फ्लावर्स हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही यूज करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। तो कैसे करते हैं ये समझते हैं। क्या यहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स में भी नर फ्लावर और हमारे पास मादा फ्लावर होगी, ये क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में पुष्प फ्लावर जनन अंग होते हैं। अधिकांश पादपों के पुष्प नर जनांग होते हैं, उनमें पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। पुष्पीय पादपों में स्टेमन यानी कि पुंकेसर नर जननांग में मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो नर आपका फ्लावर है उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें आपको मिलेगा स्टेमन, और स्टेमन को हम क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और स्त्री केसर यानी कि पिस्टल मादा जननांग होता है। प्रत्येक पुंकेसर अपने पराग कोश में पराग यानी कि पॉलन्स या लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर्स का जनन करता है। ये बीजाणु अंडक यानी कि कार्पेट के शीर्ष प्रति काग्रस्टिग्मा पर परागण प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होते हैं। यानी कि आप सिंपल क्या देख रहे हैं कि जब बात आती है, क्या फ्लावर्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। यस, करते हैं। क्या उनमें भी मेल फीमेल होते हैं। यस, होते हैं। अब जैसे कि हमारे वाले अभी जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें हमने मेल में क्या देखा, हमने वहां पे देखा स्पर्म। फीमेल में क्या देखा, वहां पर हमने देखा ओवम। तो यहाँ पर जब आपकी बात आएगी मेल फ्लावर की तो वहां पर आप देखेंगे स्टेमन, और जब बात आएगी फीमेल फ्लावर की तो वहां पर आप देखेंगे पिस्टल। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि इनके लिंक विदाउट रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इनके लिए हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो पोलन्स होते हैं, यानी कि जगह है जिसे हम क्या फ्लावर्स के अंदर पुंकेश्वर अपने पराग कोश में,
ठीक है, में पराग यानी कि पॉलन्स या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स का जन्म करते हैं। जिस तरीके स्पर्म्स होते थे ना, तो यहाँ पर इनका जन्म कर रहे हैं। ये बीजाणु अंडक कार्पेट के शीर्ष में, अंडाणु के शीर्ष में कहाँ पर मिलते हैं? वतिकार्ग यानी कि स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? ये एक थोड़ा सा स्टिकी एरिया होता है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे तो क्या आएंगे? वो स्टिक हो जाएंगे और उसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। तो पर परागण प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अंडक में एक या कई अंडाणु उपस्थित होते हैं। पराग प्रतिकाग्र में पहुंचकर अंकुरित होता है तथा दो नर संगमकों और एक पराग नलिका को उत्पन्न करता है। पराग नलिका भिंजांड की ओर उसमें प्रवेश करने के लिए आगे की ओर बढ़ती है। दोनों नर युग्मकों में से कोई एक पराग नलिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करता है तथा मादा युग्मक के अंडाणु से संयुक्त होता है। इनका इस प्रकार मिलना निषेचन कहलाता है। आपने सिंपल सी बात देख ली, फ्लावर्स, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। मेल में आपका क्या मिलेगा? स्टेमन। फीमेल में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पिस्टल। अब इन दोनों का लिंक देखना है कहां पर? जब आपके पराग कोश में आपके पास माइक्रोस्पोर्स या फिर आपके पास पोलन्स आ जाएंगे, ये स्टिग्मा पे लैंड कर पूरी प्रोसेस अपने निषेचन की वहां पर कंप्लीट करते हैं। तो ये पुष्प, पुंकेश्वर कुछ इस तरीके से, श्रीकेश, केसर ये आपका यहाँ पर अंडाणु। आपने फ्लावर्स अगर कभी अंदर से तोड़ा हो ना, तो ये पार्ट आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। फिर अंडाणु से बीज बनते हुए या अंडाणु है और ये फर्दर आपके बीज फॉर्मेशन, और फिर आपके पास आ जाएगा आपका एंड प्रोडक्ट यानी कि मटर की फली। आगे चलते हैं, नर और मादा युग्मक का संयुक्त गुणन, यानी कि ऑब्वियसली बच्चों अभी तक यही पढ़ रहे हैं। तो जब नर और मादा के जायगोट मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा गुणन युग्मज और इसे कहते हैं जायगोट। ये हम क्या देख रहे हैं कि युग्मंजन के विकसित होकर भ्रूण, यानी कि जब जायगोट फर्दर डेवलप होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो क्या होता है, वो भ्रूण होता है यानी कि एम्ब्रॉन। नन्ना पौधों में बदल जाता है जो कि बीज के रूप में सुरक्षित रहता है। अंकुरन से बीज से नन्ना पौधा फूटता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार पृथ्वी पर प्रजातियों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। अन्य शब्दों में प्रजनन द्वारा उत्पन्न नए सदस्यों के आने से प्रजातियों की निरंतरता संतुलित रहती है। यानी कि हमें अगर वो पर्टिकुलर प्रजाति देखनी है तो हमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करानी ही पड़ेगी और उसी के बाद हम इन चीजों को देख पाएंगे। आगे चलते हैं। अभी तक हमने जितनी कुछ भी बात करी वो सारी बात करी थी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और अब हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि अलैंगिक प्रजनन की। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टनर है, एक पार्टनर इन द सेंस एक सिंगल पर्सन है। आप जब हम सेक्सुअल को देख रहे थे तो वहां पे दो लोगों की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस होगा सिर्फ एक से। आप कैसे, वो समझते हैं। हम कुछ परिचित जंतुओं के प्रजनन के विषय में जान चुके हैं। क्या आप हाइड्रा तथा अमीबा जैसे छोटे जंतुओं के प्रजनन के विषय में जानते हैं? ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी रिप्रोडक्शन खुद करते हैं, किसी और की जरूरत नहीं होती, और किस तरीके से वो समझते हैं। हाइड्रा में एक या एक से अधिक उभार होते हैं। उभार नए हाइड्रा में विकसित हो जाते हैं, इन्हें कलिकाएं कहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन जिनमें मात्र एक जनक से ही सम्मिलित होता है, यानी कि एक जनक यानी कि ओनली वन पर्सन, सो इसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। क्योंकि हाइड्रा में नई संतति कलिका से बनती है। इस प्रकार जनन को मुकुलन यानी कि बडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में आप क्या देखेंगे? ये आपका अमीबा है, सिंगल अमीबा। ये फर्दर डेवलप होता है। देखिए जो सेल है यहाँ पर दो सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये जॉइंट है, फर्दर ये डिवाइड हो जाएंगे, फिर और फर्दर ये होंगे और एक सेल इस तरफ और एक सेल उस तरफ हो जाएगा। धीरे धीरे इनकी ब्रेकेज थोड़ी सी लाइट होगी और एंड ऑफ द मोमेंट ये टूट जाएगी। तो एक से दो बने, किसमें? अमीबा में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अंत में एक का दो समान किंतु लघुतर वस्तुओं में विभाजन हो जाता है। इस प्रकार को द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन कहते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मानव में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अभी आपने अलैंगिक को समझा, वहां पर आपने दो एग्जांपल्स देखे, एक आपने हाइड्रा देखा है और एक आपने क्या देखा है? आपने अमीबा देखा है। अब हम ये पूरी प्रोसेस समझेंगे मानव प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। मानव में प्रजनन दो लिंग द्वारा होता है, एक नर तथा दूसरा मादा। प्रत्येक लिंग का प्रजनन तंत्र अलग होता है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है दो लोगों का होना इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी हमारे पास पूरी लिस्ट है कि एक मेल ही होना चाहिए और एक फीमेल ही होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे से अलग होते हैं, जो कि हमें क्लियर है। अब जब हम बात कर रहे हैं नर की यानी कि जनन अंग की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की, तो नर जन अंगों में वृषण यानी कि टेस्टिस का एक जोड़ा, पेयर, और फिर उसमें क्या होता है? उसमें शिशन, नर मैथु नांग तथा दो
शुक्र वाहिनियां होती है। ये उदर संबंधी कोटरे के बाहर भाग में एक कोश सेक में स्थित होती है, जिसे अंडकोश कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको पिक्चर में दिखेंगे अंडकोश, अंडकोश का मतलब क्या है कि जहां पर स्पर्म स्टोर हो रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे अंडकोश कहा जा रहा है। वृषणों में नर युग्मक कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। यद्यपि शुक्राणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक का एक सिर, एक मध्य भाग तथा एक पूंछ होती है। यानी कि आपने जो टेडपोल देखा था ना, कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उनके पास एक छोटा सा सर होगा, एक छोटा सा मध्य भाग होगा और एंडिंग में पूंछ होगी ताकि वो ट्रैवल कर सके। ठीक है। फर्दर वास्तव में प्रत्येक शुक्राणु सभी आम कोशिकीय घटकों के साथ एक कोशिकीय होते हैं। यानी कि जैसे नॉर्मली आपके शुक्राणु वो भी क्या है, वो आम कोशिकीय घटकों के साथ नॉर्मली एक कोशिकीय होते हैं। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका नर जनांग है, यानी कि आपका इसे हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल्स। अब यहाँ पर आप इसे पूरा देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूत्राशय है, ये मूत्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी है, ये वृषण है, ये प्रोस्टेट है, ये ग्रंथि है और ये मूत्रमार्ग है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं मादा प्रजनन अंग की, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, क्योंकि जब मेल है तो फीमेल तो होगा ही होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पास होता है यूट्रस, जिसे हम कहते हैं गर्भाशय। अंडाशय ओवरीज का युग्म और अंडवाहिनी डिंब वाहिनी नली मादा प्रजनन अंग है। अंडाशय गुर्दे किडनीज के मध्य में अंडाकार संरचना होती है। वे मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडा ओवा कहते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि ओवरीज से जो बाहर निकल रहा है वो है अंडा, और अंडा को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, ओवा कह रहे हैं। प्रत्येक महीने कोई एक अंडाशय डिंब वाहिनी नली में एक अंडा छोड़ती है। अंडाशयों में से एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन्स नामक हार्मोन्स रिश्ते रहते हैं। गर्भाशय वह भाग है जहाँ बच्चा विकसित होता है। शुक्राणु की तरह अंडा भी एक कोशिकीय होता है। यानी कि हमने क्या देखा, आपका स्पर्म भी सिंगल सेल है यानी कि एक कोशिकीय, और जो आपका अंडा है वो भी एक कोशिकीय। उसके साथ साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि हर महीने, जैसे कि आपको पता है मेंस्ट्रुएशन की एक प्रोसेस होती है फीमेल्स में, तो हर महीने एक अंडा इस डिंब वाहिनी से बाहर निकलता है। अगर उसको स्पर्म का कांटेक्ट मिल गया तब तो फर्दर क्या तो जब वो डिम वाहिनी से कंडा बाहर निकल रहा है, तो अगर उसे स्पर्म का कांटेक्ट मिल गया तो फर्दर तो बेबी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो एक और प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और जब ये अंडा बच्चों बाहर आ रहा है डिम वाहिनी से, तो दो हॉर्मोन्स हमारे निकलते हैं बॉडी में, फीमेल्स बॉडी में लिखेंगे क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वहां से रिलीज होंगे। आगे चलते हैं और अब ये देखते हैं कि निषेचन की यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगी ह्यूमन बींग्स में। सफल प्रजनन के लिए नर की तुलना में मादा अधिक उत्तरदायी होती है। मादा अंडों का निर्माण करती है और शुक्राणु ग्रहण करती है तथा निषेचन और रोपण के लिए उपयुक्त माहौल बनाती है। वे बढ़ते हुए शिशु को जन्म देने से पहले ही नहीं बल्कि जन्म देने के कई महीनों के बाद तक उसका पालन पोषण करती है। तो बच्चों ये सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो फीमेल का होगा इन ह्यूमन बींग्स। क्योंकि आप सोच के देखिए कि 9 महीने तक जो बच्चा है वो कहाँ पर रहेगा, वो फीमेल की बॉडी में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो मादा प्ले कर रही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि आपका क्या जायगोट का निर्माण होता है। प्रजनन प्रक्रिया का पहला चरण शुक्राणु और अंडे का मिलना है। जब शुक्राणु एक अंडे के संपर्क में आता है तो शुक्राणुओं में से कई एक शुक्राणु अंडे के साथ संगलित होता है। अंडे व शुक्राणु के इस प्रकार संगलन होने को निषेचन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी प्रोसेस है कि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी है। उसके बाद हमने ये देखा कि मेल की अगर हम बात करें तो वहां पे स्पर्म होना जरूरी है और फीमेल की बात करें तो वहां पर हमारा ओवा यानी कि अंडा होना जरूरी है। अब हम ये देखेंगे कि विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म और ओवा फर्दर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमारी हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फीमेल बॉडी में क्या होगा कि सिर्फ एक अंडा हर महीने बाहर निकलेगा। ठीक है। अब जब ये एक ओवा बाहर निकल रहा है तो जब जब भी कॉन्टैक्ट होगा तो जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म बहुत सारे होते हैं और वो यहाँ पर क्या करेंगे कि वो ओवा के कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। अगर वो ओवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। निषेचन के दौरान शुक्राणु का केंद्र व अंडाणु संयुक्त होकर एकल केंद्र बनाते हैं। इससे निषेचित अंडा बनता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल बॉडी में जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब।
अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि शुक्राणु और अंडा दोनों का मिलना जरूरी है, लेकिन वो निषेचन की प्रोसेस हमारी तभी कंप्लीट हो पाएगी बच्चों जब वो मिलेंगे हमारे फेलोपियन ट्यूब पर। अगर ओवम और स्पर्म फेलोपियन ट्यूब पर जाकर अपना कांटेक्ट नहीं फॉर्म करते हैं तो फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और फिर इन द रिजल्ट क्या होगा कि वो जो आपका एग है आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा इन द रिजल्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही क्लियर है कि निषेचन की प्रक्रिया तभी कंप्लीट हो सकती है जब वो कहाँ पर मिले, फेलोपियन ट्यूब पर मिले। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि निषेचित अंडा या युग्मनज अंडवाहिनी नली से होता हुआ गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। चलिए हमने ये सोचा कि जो ओवा है और स्पर्म है दोनों फेलोपियन ट्यूब पर जाकर अपना कांटेक्ट फॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अपनी एक जगह है जिसे हम कहते हैं अंडवाहिनी। आपने यहाँ पर देखा होगा, एक मिनट में फिगर आपको, ये रहा, ये आपकी होती है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी से निकलते हुए क्या होगा, यहाँ पर आपके क्या है, ये यहाँ से हमारी एंट्री होती है स्पर्म की, यह आपके हैं अंडाशय। यहाँ पर जैसे वो एंड मतलब एक दूसरे से मिले फिर अंडवाहिनी के थ्रू वो कहाँ जाएंगे, वो चले जाएंगे गर्भाशय में। गर्भाशय में आप इस तरीके से ले लीजिए कि एक दीवार है और वो जाके उसके अंदर से चिपक गए हैं और फर्दर वहां पर ही पूरा मतलब ऐसा प्रोसेस किया जाएगा कि वहीं उसे सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वहीं उसकी फर्दर पूरी ग्रोथ होगी। कैसे होगी वो देखते हैं। गर्भाशय एक पेशी युक्त अंग होता है, युग्मक के बार बार विभाजित होकर अधिक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिकाओं का यह गुच्छा भ्रूण एम्ब्रॉय कहलाता है। गर्भाशय में भ्रूण बच्चा बचा रह जाता है जहां यह विकसित होकर एक शिशु बनता है। यदि अंडाणु ओवम शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं होता तो यह रक्त तथा गर्भाशय के ऊतकों के साथ गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। यह ऋतुस्राव या रजोद्रम मेंस्ट्रुएशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि अगर ओवम और स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, तो जो ये अंडा है ये गर्भाशय से बाहर निकलकर आपकी बॉडी से बाहर आएगा और जब ये बाहर आएगा तो थोड़ा सा पेन और उसके साथ साथ ब्लड लॉस भी होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब हर महीने पीरियड्स होते हैं एक फीमेल को तो ये बन जाती है आपकी ऋतुस्राव या फिर रजोद्रम और इंग्लिश में आप कहें तो मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स। अब आपको ये देखना है कि जब गर्भाशय में वो जो बीज है, आप समझ लीजिए जो जायगोट है, वो जाके चिपक गया है। चिपकने के बाद वो फर्दर ग्रोथ करता है, क्योंकि हमने क्या देखा था, स्पर्म भी सिंगल सेल है, ओवम भी सिंगल सेल है, दोनों मिले तो ये टू सेल बने। अब ये मल्टी सेलुलर बनेंगे ना। अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे तो आपके पास हाथ भी है, आपके पास पैर भी है, आपके पास नोज भी है, आपके पास आंख भी है। तो ये सारी चीजें कब बनेंगी, जब आप मिल जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरी ग्रोथ कहाँ पर होती है, आपके मतलब मदर की बॉडी में, गर्भाशय में होती है और फर्दर एज अ बेबी आप बाहर निकल जाते हो। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सभी जीवों में निषेचन एक ही प्रकार का होता है। निषेचन सभी जीवों में एक ही प्रकार से नहीं होता, ये दो प्रकार से होता है। फिर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ये क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हर एक ह्यूमन मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम हो रही है, नहीं। दो तरह की होती है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाहरी या बाह्य निषेचन। आंतरिक मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो हमारी तो बॉडी के अंदर ही हो रही है। जैसे कि फीमेल्स में देखा है कि जो आपका जायगोट है वो जाके गर्भाशय में चिपक गया, तो इंटरनली तो हो रहा है, हमारा गर्भाशय बाहर तो नहीं है, बॉडी के अंदर ही तो है। तो जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में आंतरिक निषेचन तब होता है जब नर व नादा का संयोजन मादा शरीर के अंदर होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जब बॉडी के अंदर होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह देंगे। मनुष्य की तरह ही अन्य जंतुओं में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन कुछ में जन्म देने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। पक्षी जैसे अंडे देने वाले जंतु, यानी कि हमने देखा था जब हम बर्ड्स की बात कर रहे थे कि उनकी बॉडी में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, लेकिन फर्दर हम तो सीधा एक डायरेक्ट बेबी को जन्म दे रहे हैं, लेकिन वो पहले एक अंडे को जन्म देंगे, फिर उसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे और फर्दर उसके अंदर से बेबी निकलेगा। तो थोड़ी सी प्रोसेस डिफरेंट हो जाती है। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद अंडे फूट जाते हैं और पक्षी बाहर आता है। एक समय में विभिन्न स्तनधारी मैमल्स विभिन्न अंडे पैदा करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है मैमल्स। हर एक मतलब जितने भी आपके स्तनधारी जीव जंतु होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं बाह्य निषेचन। यहाँ पर आपको फ्रॉग का एग्जाम्पल याद होगा कि जो आपकी मादा मेंढक है वो पहले एग्स को रिलीज कर देती है अपनी बॉडी से बाहर, उसके बाद आपका नर मेंढक आएगा और फिर वो अपने स्पर्म को रिलीज करता है ओवर दी दोज अंडेज। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वो प्रोसेस क्या है, वो बॉडी के बाहर हो रही है। तो ये बन जाएगा आपका बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। अन्य शब्दों में इसमें
जायगोट का संयोजन शरीर के बाहर होता है। मेंढक में मछली इससे अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक क्वेश्चन ये जरूर आता है और आपके मन में आना भी चाहिए कि सारी प्रोसेस जब इंटरनल बॉडी हो सकती है तो बाहर क्यों की जा रही है। तो बच्चों देखिए, दोनों हमें एग्जांपल्स दिए गए ना, ये वाटर एनिमल्स हैं हमारे, और वाटर एनिमल्स में जो चांसेस होते हैं फिर इनके रिप्रोडक्शन के, वो फेल हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अब ये रीजन ठीक है नहीं, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ रहे हैं ना तो क्वेश्चन आना मन में लाजमी है और क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना आपकी क्यूरियोसिटी पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। बरसात के मौसम में वर्षा होने के दौरान मेंढक तालाब, नदी व नालों की ओर चले जाते हैं। जल में मादा व नर मेंढक के एक साथ होने के बाद लगभग 100 अंडे त्यागती, यानी इन अंडों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनके चारों ओर जेली की एक परत होती है। इन त्यागे हुए अंडों पर नर मेंढक अपने शुक्राणु डाल देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से तैरता हुआ अंडे के संपर्क में आता है और इस प्रकार निषेचन हो जाता है, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं मछली व मेंढक 100 अंडे क्यों त्यागते हैं जबकि मुर्गी एक बार में एक ही अंडा त्यागती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर एनिमल्स है और वाटर में जो आपके कॉन्टैक्ट है उनका आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो बहुत फेलियर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये 100 अंडे त्यागते हैं, वे करोड़ों शुक्राणु छोड़ते हैं, सभी अंडे निश्चित होकर संतति में विकास नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे व शुक्राणु जल की गति, हवा व वर्षा में घुल जाते हैं। तालाब में अन्य जानवर भी होते हैं जो अंडे को खा जाते हैं, अतः अंडों व शुक्राणु में अधिकता आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ तो निषेचित हो सके। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो फीमेल सिर्फ एक अंडा रिलीज करती है, ठीक है, लेकिन जो मेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पर्म्स रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्पर्म के मरने की तादाद होती है वो ज्यादा, क्योंकि हर एक स्पर्म इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो फीमेल एग से जाके अपना कॉन्टेक्ट बना पाए। तो यही कॉन्सेप्ट आपका ह्यूमन बींग्स में है जो आपका यहाँ पर आपको मेंढक में देखने को मिल रहा है। भ्रूण विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। अब ठीक है, हमने ये देख लिया कि हमारे पास हमारा जाइगोट आ गया, जाइगोट फर्दर एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो कंप्लीट बेबी कैसे बनेगा, अब इस प्रोसेस को हमें समझना है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। युग्मनज के कई बार, अंडवाहिनी मीन्स योर फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। युग्मनज कई बार विभाजित होता है और एक खोखली गेंदनुमा संरचना में बदल जाता है जो अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये कोशिकाएं समूह बनाना आरंभ करती हैं जो शरीर के विभिन्न उत्तक व अंग बनाते हैं। यानी कि आप क्या देखेंगे, जनरली जब भी बेबी यानी कि ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ का जो पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड हो रहा है उसमें जो हमारी फीमेल्स है उनका पेट बढ़ जाता है। अभी क्यों बढ़ रहा है आप सोच के देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, गेंदनुमा संरचना। जो बेबी है, जो जाइगोट है, जो वहां पर जाके गर्भाशय में चिपका है, वो फर्दर एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बनने की कोशिश करेगा। और कोशिश क्यों नहीं करेगा, वो कंप्लीट प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से वो साइज फर्दर डेवलप हो जाता है और बहुत सारी कोशिकाएं उसमें मिल जाती हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि भ्रूण नीचे की ओर गर्भाशय में गति करता है जो मुलायम मोटी झिल्ली से ढका होता है। भ्रूण गर्भाशय में निरंतर वृद्धि करता है, इसके शरीर के भाग जैसे हाथ, पैर, आंखें, सिर, कान आदि बनने लगते हैं। इस अवस्था में भ्रूण को गर्भ कहते हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहले वो आपके पास अगर एक नॉर्मल वे में देखें तो वो जनरली क्या है, वो एक स्पर्म है और एक वो अंडा है। इन दोनों का कांटेक्ट हुआ, वो फर्दर बने जायगोट। जायगोट बनने के बाद वो एम्ब्रॉयड तब बनेंगे जब वो गर्भाशय में जाके अपने आप को चिपका लेंगे। उसके बाद फर्दर क्या होगा कि अब उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि उन्हें कंप्लीट बेबी बनना है, एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है। तो फिर धीरे धीरे उनके हाथ, पैर, आंखें ये सब बननी शुरू होंगी। और फिर जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो फिर इस भ्रूण को हम क्या कहने लगेंगे, गर्भ कहते हैं। निषेचन से बच्चे के जन्म तक के समय को हम गर्भ अवस्था कहते हैं, कि जब तक जो बेबी है, जो एम्ब्रॉय है, वो कहाँ पर है, वो गर्भ के अंदर है, तो वो बन जाएगा आपकी गर्भ अवस्था। और ह्यूमन बींग्स में वो जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 9 मंथ्स का। आगे देखते हैं, मुर्गी भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन क्या मुर्गियां भी मानवीय व गाय की तरह शिशु को जन्म देती है? नहीं, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो ओवीपेरस है, वो अंडे देने वाले जीवाणु है। तो विकसित भ्रूण के चारों ओर कठोर कवच बनने के बाद मुर्गी अंडा त्याग देती है। भ्रूण से चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ह्यूमन बींग्स में 9 महीने और हमने मुर्गी में कितना देखा, 3 सप्ताह। आपने देखा होगा कि पर्याप्त ऊष्मा देने के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, वही सेम प्रोसेस है बच्चों। और उसके बाद जब वहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाता है, पूरी ग्रोथ हो जाती है अंडे से। अगर आपने कभी अंडा खाया है तो आप वहां पे ना येलोइश पार्ट दिखते हो, राइट। उस येलोइश, वही मेन चीज है, उसी येलोइश पार्ट से फर्दर पूरा कंप्लीट बेबी बनता है। तो जहां पर कंप्लीट बेबी, आप ये देख लीजिए कि अगर मैं नहीं मतलब गलत नहीं है तो सिंपल सी लैंग्वेज ये हो सकती है इसके लिए कि आप जाइगोट को कर रहे हैं इन द स्टेज ऑफ एग।
क्योंकि अगर उस एग को ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा तो बच्चों तो वो एक मुर्गी का बच्चा यानी कि चूजा में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू दूं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमने यहाँ पर प्रजनन की प्रोसेस को देखा जो कि हमारी रिप्रोडक्शन होती है। उसके साथ हमने ये समझा कि जो रिप्रोडक्शन है वो जरूरी क्यों, क्योंकि सबकी हर एक जीव जंतु की जो प्रजाति है वो आगे बढ़ती जाए, ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो आया है वो जाएगा भी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास दो प्रोसेस होती है, एक होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सारे ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं जो लिविंग बींग्स है, चाहे हम पौधों की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें। और आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं वो यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जनरली दो लोगों की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक जना के इज मोर देन कैपेबल कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर सके। और फिर हमने और भी डिटेल में बहुत सारी चीजें समझी जो कि आपने चैप्टर में देखा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखा आपने, जीवित मनुष्यों के पूरे के पूरे जीवन काल में हम लोग कितनी अवस्थाओं को पार करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रजनन से लेकर विकास तक, तो कितने सारे अवस्थाओं को हम पार करते हुए वृद्धावस्था तक जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं मिलती हूँ आपसे हमारी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।